सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का आगे का प्रकरण जनता के महात्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों कि इससे पहले हमने ये देखा कि कैसे 1870 के दशक से 1947 तक भारत में कई बदलाव हुए थे और इन बदलावों ने कैसे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और कैसे राष्ट्रवाद है वो जन राष्ट्रवाद बना था। फिर इसके बाद हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में भारत आए, उनका आगमन हुआ और उन्होंने अहिंसा का, शांति का मार्ग अपनाते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। फिर हमने 1919 से 1922 तक चले विभिन्न आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि। फिर हमने ये देखा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्गों ने, अलग अलग समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने अलग अलग अर्थ निकाले। जैसे कि जो खेड़ा के पाटीदार किसान थे, उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आदिवासी और गरीब किसानों को ये लगता था कि जो महात्मा गांधी हैं वो उनके कर को कम करवा देंगे, वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। और ऐसे ही सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसानों को, जो कि जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का आह्वान किया था तब वे बहुत ही उत्साहित हुए थे। और बिल्कुल ऐसे ही असम के अंदर भी जो क्या है कि गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए और उस समय बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गांधी जी हैं वो अब सारे जनता के महात्मा बन गए। तो आज हम यही पढ़ेंगे, गांधी हैं वो जनता के महात्मा। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको यहाँ एक ये चित्र दिखाई दे रहा है कि महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं। ये देखिए कि यहाँ इन्हें कृष्ण दिखाया गया है और यहाँ पर इनको गांधी जी को ये उनका सारथी बनाया गया है और वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में अन्य जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो भी उन नेताओं का भी गांधी जी हैं मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस चित्र में हमें देखिए कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हैं जिनके हाथ में ध्वज है और अन्य भी राष्ट्रवादी ऐसे नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, यानी कि समाज में जो भी जातिगत भेदभाव था वो आपस में उस भेदभाव को दूर करके इन सारे समाज को एक होकर के इन ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी पानी थी। तो परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को ये यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए कि एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि अभी वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका पहले इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। तो संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी को, गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। परंतु उन्हें ये लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की जो कि गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि गांधी जी क्या हैं, अहिंसा के समर्थक थे। और स्थानीय स्तर पर क्या हुआ कि इस तरह के छोटे छोटे कई आंदोलन चलाए गए जिनमें क्या है कभी कभी हिंसा भी हो जाती थी। तो इस तरह से जो भी कार्रवाइयाँ हुई किसानों ने की वो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी।
तो इसी का ही यहाँ पर एक स्रोत दिया हुआ है कि वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी, कि इलाहाबाद ज़िले में किसान आंदोलनों पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश जो कि यहाँ दिया गया है कि दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी नहीं पता कि वे कौन हैं, क्या हैं, फिर भी सभी ने ये मान लिया कि वे जो भी कहते हैं वे सही है और उनका जो भी आदेश है बस वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो देखिए कि इसी स्रोत से जुड़े हुए यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस प्रकार देखते थे। आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं हैं, और आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार लोग महात्मा गांधी को एक पंडित, एक साधु और एक इलाहाबाद के ब्राह्मण मानते हैं, और यहाँ तक कि वे उन्हें एक देवता के रूप में भी देखते थे। दूसरा ये है कि वो लोग ऐसा सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि प्रतापगढ़ में पट्टेदारी की गैर कानूनी बेदखली रुकवा दी थी। तो इसलिए उन्हें लगता था कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं, कि ब्रिटिश शासन के नहीं हैं। फिर ये है कि जो लोग हैं वो गांधी जी के अनुयायी क्यों बने, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि गांधी जी उन्हें मुसीबतों से और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1922 से लेकर 1929 तक भारत के अंदर विभिन्न घटनाएं घटी, कौन कौन से आंदोलन हुए। तो इस तरह से जब क्या हुआ, आते आते लोगों को अब ब्रिटिश शासन के प्रति क्या है काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये अंग्रेज ऐसे प्यार से शांति से मानने वाले नहीं हैं। तब क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी है वो ऐसे हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे, जो और जनता में क्या है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले से ही गुस्सा था। तो इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला किया और उस पुलिस थाने को जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जो ये चौरी चौरा नामक कांड हुआ था उस स्थान पर जो पुलिस वाले थे वहाँ उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। और किसानों ने ऐसा क्यों किया, वो बेकाबू क्यों हुए, क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी, और इसीलिए वो गुस्सा हुए, बेकाबू हो गए और बदले में उन्होंने उस पुलिस थाने को जला दिया, उस पुलिस थाने पर हमला किया जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए और हिंसा हुई। और जबकि गांधी जी क्या हैं, अहिंसा के समर्थक थे। गांधी जी को ये लगता था, उनका ये मानना था कि हिंसा से हम कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है कि बात है और बिगड़ जाएगी। तो इसलिए वो कहते थे कि अपनी बात को मनवाने के और भी कई तरीके हैं, जैसे सत्याग्रह करना, है ना, अनशन करना। तो उसके द्वारा हम शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, हम ब्रिटिश शासन से आज़ादी पा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया। तो जब असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया और इसे ख़त्म होने के बाद गांधी जी के जो अनुयायी थे वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे, यानी कि वो समाज सेवा करने लगे, सामाजिक कार्य करने लगे और वहाँ गए और लोगों को अपने विचारों के बारे में बताने लगे। और उन्हें ये लगता था कि हर गांव में एक एक नेता होना चाहिए, एक एक लीडर होना चाहिए। तो ऐसे ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की ये दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुनावों में भाग लेंगे परिषद के माध्यम से उन सरकारी नीतियों को, सरकारी कानूनों को प्रभावित कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपने कानून बना सकते हैं।
तो 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए ऐसे व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। और ये जो उन्होंने सामाजिक कार्य किए और जो उन्होंने अपने विचार गांवों तक लोगों को बताए, जो जन आधार फैलाया, ये जन आधार उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। कब? जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे नाम से ही सविनय यानी विनय के साथ, विनती के साथ, और अवज्ञा यानी कि आज्ञा का पालन न करना। तो यानी जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, उनको ना मानना। तो अब उन्होंने कि कानूनों को नहीं मानेंगे लेकिन सविनय के साथ। तो उस समय ये जन आधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। तो जो ये देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई भी दे रहे हैं चित्तरंजन दास, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक मुख्य नेता थे और पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। तो इन्हें ये लगता था कि हमारी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, जिससे कि हम सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तब ऐसे ही 20 के दशक में दो पार्टियां उभर कर सामने आई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों की जो स्थापना थी वो 20 के दशक के मध्य की महत्वपूर्ण घटनाएं थी और भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। तो देखिए कि इनकी क्या क्या अलग अलग धारणाएं थी। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल था, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। हालांकि पार्टी का कोई भी ठोस कार्यकारी योजना नहीं थी और जो इस पार्टी के सदस्य थे यानी कम्युनिस्ट, उन्होंने उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के साथ ही काम किया था। और आरएसएस है, ये हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है और विजयादशमी के दिन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कब? 1925 में इसकी शुरुआत हुई और इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना। और जो भी उसे इस संगठन को ज्वाइन करता, उन स्वयं सेवकों को उन्हें सबसे पहले प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हम तन मन और धन से आजन्म प्रयत्नरत रहेंगे। तो इसके बाद देखिए कि उसी समय एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे भगत सिंह, वो भी बहुत ही सक्रिय थे। हम सभी ने भगत सिंह का नाम सुना ही है ना। तो उस समय क्या हुआ कि इसी दशक के दौरान ये दोनों की साम्यवादी दल और आरएसएस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन सभी ने मिलकर के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे 1929 में पारित किया गया। और इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो देखिए कि ये रहे, आपको चित्र दिखाई दे रहा है भगत सिंह का। और इनका ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो कभी भी प्यार से नहीं मानने वाले हैं, अंग्रेज़ों को प्यार की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तब इनका ये कहना था कि उनके बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है और उन्होंने एक नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और उनके जैसे कई अन्य क्रांतिकारी वो राष्ट्रवादी थे, औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। तो देखो, जो ये पुलिस है, सैंडर्स नामक पुलिस अफसर है, उन्होंने क्या है कि लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलाई और इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तब इन्होंने क्या किया कि मिल करके इस पुलिस अफसर की हत्या की थी।
तो अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, जो विधान परिषद चल रही थी जिसमें सारे अंग्रेज अफसर बैठे थे, उन्होंने वहाँ एक बम फेंक दिया। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में क्या लिखा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत करवाना है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। तो देखिए कितनी छोटी सी आयु में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। तो इसके बाद देखिए कि जब उसी समय क्या हुआ कि 1927 में जो इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, भारत के भविष्य का फैसला लेने के लिए एक आयोग भारत भेजा। और उस आयोग के जो अगुवाई में थे वो थे लॉर्ड साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन भी रखा गया था। तो इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। और देखिए कि इस आयोग में कोई भी भारत का व्यक्ति या भारत का प्रतिनिधि नहीं था। इसमें जितने भी अधिकारी थे, जितने सदस्य थे, जितने भी अफसर थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे। तब भारतीयों को उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं को आप कैसे जान पाओगे, आपको हमारी क्या समस्या है कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो सभी ने क्या किया कि इस फैसले की वजह से भारत में काफ़ी असंतोष फैला। उन्होंने इसका विरोध किया। सभी राजनीतिक संगठनों ने इस आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो उन्होंने प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया और इन्होंने एक नारा दिया कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। इसके बाद हम बात कर रहे थे तो देखिए कि दांडी मार्च के बारे में, कि हमने देखा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और उसका कारण था दांडी मार्च। क्योंकि अब क्या है कि लोगों को ये लगने लगा था कि पूर्ण स्वराज हमें अपने आप नहीं आने वाला है, हमें अपने आप नहीं मिलेगा और इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना पड़ेगा। तो 1930 में गांधी जी ने ये ऐलान किया कि नमक कानून तोड़ने के लिए हम एक यात्रा करेंगे, मार्च करेंगे। तो उस समय नमक के उत्पादन पर और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। तो महात्मा गांधी और अन्यों का ये कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि नमक क्या है, नमक तो सभी व्यक्ति खाते हैं, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। तो इसके लिए चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी जाति का व्यक्ति है, वो नमक तो खाता ही है। और नमक पर अगर आप कर लगा रहे हो कि और कोई व्यक्ति नमक नहीं बना सकता, तो ये नमक पर कर लगाना है वो एक बहुत बड़ा पाप है। तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत जो कि सभी से जोड़ दिया था और इस तरह से अमीरों और गरीबों के जो बीच में जो भी मतभेद था वो पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और उन्होंने वहाँ पर जो समुद्र के किनारे बिखरा हुआ नमक था उसे इकट्ठा किया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यानी नमक बनाकर उन्होंने जो ये कानून बनाया हुआ था उसकी अवज्ञा की और इस तरह से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो पूरे भारत में फैला, उसका प्रसार हुआ। इसके बाद देखिए कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे महात्मा गांधी हैं वो प्राकृतिक नमक इकट्ठा कर रही हैं और नमक कानून की अवहेलना कर रही हैं। और ये घटना थी 6 अप्रैल 1930 की। तब क्या हुआ कि उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। अब देखिए हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है ना, और उसमें क्या है कि जो पानी है वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा और बाद में क्या बचेगा, तो वो बाद में हमारे पास नमक बचेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या है पानी को उबालकर भी नमक बनाया। और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा भी प्रकाशित किया और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए
इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि सरकार को पता था कि अब ये शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं तो हम क्या करें, उन्हें हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है कि उन्हें हम जेल में डाल सके। तब उन्होंने क्या किया कि निर्मम दमन किया और आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और हजारों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था। लेकिन इस आंदोलन में हमने अभी पढ़ा कि महिलाओं ने भी भाग लिया। तो देखिए कि स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं और खासकर कर्नाटक की अंबाबाई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। युवा हो या वृद्ध हो यानी बुजुर्ग हो, अकेली और विवाहित हो, ग्रामीण हो या शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को ही ये लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों और शासन में जगह दिलाई गई। पुरुषों के साथ समानता का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। तो महिलाओं के साथ सहभागिता का क्या अर्थ है, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है कि कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की घेरेबंदी की। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और सज़ा भी दी गई। जब वो रिहा हो जाती, उन्हें जेल से छोड़ दिया जाता, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती तो सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती थी। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और एक नई प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। तो आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ी। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे, कि उन्हें ये लगता था कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ये कहते थे कि आप घर संभालो और हम कर ही रहे हैं आंदोलन। लेकिन आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें और खुद भी इस आंदोलन में भाग लिया। तो ये देखिए कि महात्मा गांधी के साथ जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं सरोजिनी नायडू, और ये 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थी। सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक बनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी ये। तो देखिए फिर जब इन्होंने भाग लिया नमक आंदोलन में, तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और बहुत सारे आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया था। तब उन्हें ये लगता था कि अब ऐसे तो जो भारतीय हैं वो मानने वाले नहीं हैं। तो जो ये आंदोलन हुआ, जो संघर्ष हुआ, इसका एक फ़ायदा हुआ कि क्या भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। यानी कि प्रांतों में भी, यानी जो भारत के अंदर राज्य हैं, उन्हें अलग से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता दी गई और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। और जब चुनाव हुए और परिणाम आया तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो देखो, प्रांतों से यहाँ मतलब है कि जो अब हम आजकल राज्य बोलते हैं वो, तो 11 राज्यों में से 7 में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और अब ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें ब्रिटेन का युद्ध हुआ जर्मनी के साथ।
और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। वो ये कह रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको हमें हमारे भारत को आज़ादी देनी होगी। तो अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी, तो कांग्रेसी सरकारों ने इस विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद देखिए, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक और वीर लखन नायक जिनको फांसी दी गई कि 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के ये अध्यक्ष थे बाजी मोहम्मद। उन्होंने क्या लिखा कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए और 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को तो गोलियां मार दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक ये अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। इनको भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध में और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे थे। तो देखिए कि अब हमने इस तरह से देखा कि कैसे 1922 से लेकर 1929-30 तक कितने अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए। इसके बाद हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और फिर कैसे भारत को आज़ादी मिली और फिर कैसे भारत का विभाजन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।